हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हमारा 13th क्विज क्लास है और हमारा ब्रॉड टॉपिक है थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के प्रॉपर्टीज को मैच करती है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट है। तो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन देखिए ऐसे दिखते हैं, ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा, ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर और कैपिटल मतलब दोनों वेरिएबल नहीं होते हैं, सिर्फ आइदर एक इनपुट वेरिएबल होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लेबर और कैपिटल फिक्स्ड रहते हैं, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का है। लेकिन यहाँ पर कॉप डॉगलस में हम दोनों लेबर और कैपिटल को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होगा। अल्फा और बीटा जो है ये आउटपुट इलास्टिसिटीज है, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू लेबर और बीटा विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल। ओके, सो अल्फा बेसिकली आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल ऑफ लेबर है और बीटा आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर है, ठीक है, फाइन। और कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को फॉलो करते हैं, बेस्ड है ऑन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CRS कहते हैं। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल नहीं होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 4, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप इन सब स्टेटमेंट को कंसिडर करिए और आपको बोलना पड़ेगा कि ये सब प्रॉपर्टीज में कौन सा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म से कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट गिवन है, तो इसको आंसर करने से पहले चलिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। तो देखिए ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व ऐसे। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन डिसीजन। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जब प्रोडक्शन डिसीजंस लेना हो। As we know, fixed cost must be incurred regardless of the level of output produced. हमारा कुछ फिक्स्ड कॉस्ट हमें लेना ही पड़ेगा एक प्रोडक्शन के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल लैंड, जिस लैंड में फर्म बनाए जाते हैं उस लैंड, वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है। मशीन्स जो एक बार इंस्टॉल्ड होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट है। तो जितना भी आप आउटपुट प्रोड्यूस करो आप करोगे, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। आप अगर आपका आउटपुट इंक्रीज भी होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं चेंज होता है, राइट, वो हम आपको इनकर करना ही पड़ता है। However, average fixed cost decrease as the quantity of output increases. लेकिन जब हम average, remember the word average, fixed cost लेते हैं, वो decrease हो जाते हैं जब output या quantity increase होता है। The reason for this is fixed cost can be spread more units as the output increases. तो जब output increase होता है तो ये fixed cost kind of spread हो जाते हैं, spread across more units. ज़्यादा units हो तो fixed cost will spread across more units. Therefore, firms must always consider average fixed cost and how they change as output changes if they want to maximize profit. ठीक है, तो फर्म हमेशा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को वो कंसिडर कर सकते हैं एंड कैसे आउटपुट चेंज होते हैं, अगर वो आउटपुट चेंज होने से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और कैसे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, ये सब डिसीजंस डेफिनेटली वो ले सकते हैं फर्म। सो दे कैन कंसिडर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसका इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होते हैं। तो आप देख लीजिए इसका स्टेटमेंट, द स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिवली स्लोप होते हैं, ओके। स्लोप इज ग्रेटर दैन 1 तो नहीं होगा, ठीक है। फिर स्लोप इज इक्वल टू 1 एंड नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 and 4, क्योंकि स्लोप नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिवली स्लोप्ड है।
ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 नहीं होगा, और इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट 1 होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म। तो चलिए देख लेते हैं पहले टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म क्या है। तो टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म प्रोफेसर बी हिगिंस ने एक्सप्लेन किया था। ही एक्सप्लेन्स द थियोरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म विद द को एग्जिस्टेंस, मतलब को एग्जिस्ट करता है, ऑफ ट्रेडिशनल सेक्टर, मतलब जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर जो यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, एंड मॉडर्न सेक्टर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन लेस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो जो लेस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर एक टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म, डुअल मतलब दोनों, लाइक प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिस्ट करता है। एक है ट्रेडिशनल सेक्टर जो कि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और एक है मॉडर्न सेक्टर जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इन अ लेस डेवलप्ड कंट्री। तो in this context, dualism is a situation in which productive employment opportunities, मतलब productive जो employment opportunities जो है, they are limited not because of lack of demand but because of the resource and technological restraint in two sectors. टेक्नोलॉजिकल या रिसोर्स लिमिटेशंस के वजह से एम्प्लॉयमेंट पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं होते हैं, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड होते हैं। ठीक है, प्रोफेसर हिगिंस इज ऑफ द ओपिनियन दैट डिफरेंट रिसोर्स एंडाउमेंट, क्योंकि लेस ट्रेडिशनल सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होता है और एडवांस मॉडर्न सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एक लाइक बैलेंस नहीं रहता है। तो ट्रेडिशनल सेक्टर रीजनली बैकवर्ड हो जाते हैं, दे बिकम बैकवर्ड सेक्टर, राइट। तो बैलेंस नहीं होता है। यहाँ पर एक ट्रेडिशनल सेक्टर है जहाँ पर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं दिख रहा है, और मॉडर्न सेक्टर में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिख रहा है। तो ये डिफरेंट रिसोर्स एंडाउमेंट और प्रोडक्शन फंक्शन डिफरेंट होने से अक्रॉस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेक्टर ऑफ लेस डेवलप्ड इकोनॉमी इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म इन दीज इकोनॉमी। तो इसको हम फंडामेंटली टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म कहते हैं। ट्रेडिशनल सेक्टर में एक टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन और मॉडर्न सेक्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। एक ट्रेडिशनल सेक्टर बैकवर्ड हो जाते हैं मॉडर्न सेक्टर से, क्योंकि उसे कोई आधुनिक परिसेवा नहीं मिलता है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म मीन्स यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है प्रिवेलेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन इन एडवांस एंड ट्रेडिशनल सेक्टर इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। ऑप्शन बी प्रिवेलेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और प्रिवेलेंस ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में वो कहाँ है, यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में वो कहाँ है। और फोर्थ ऑप्शन है प्रिवेलेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेक्टर। यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट सेक्टर के बारे में बात नहीं किए हैं, तो ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के ऊपर। अब जानते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, लेकिन फिर भी मैं एक क्विक रिकैप दे रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए, कीपिंग अदर फैक्टर्स फिक्स्ड, द लॉ एक्सप्लेन्स द प्रोडक्शन फंक्शन विथ वन फैक्टर वेरिएबल। यहाँ पर एक फैक्टर वेरिएबल होता है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर in the short run when the output of a commodity is sought to be increased, the law of variable proportion comes into operation. तो short run में जब आप output increase करना चाहते हो तो law of variable proportion comes into operation. Operation दिखता है, law of variable proportion दिखता है। Therefore, when the number of one factor is increased or decreased while other factors are constant, the proportion between the factors is altered. For instance, देखिए लेबर अगर वेरिएबल है और कैपिटल फिक्स्ड है, तो आप जब लेबर और कैपिटल का रेशियो लेते हो तो ये प्रोपोर्शन, ये रेशियो तो चेंज होता है, राइट। इसलिए लेबर या लैंड जो कुछ भी हो, तो ये 2 फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लैंड और लेबर लिखा है,
द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी गिवन एंड कांस्टेंट, और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहता है. इफ देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन फंक्शन विल मूव अपवर्ड. तो यहाँ पर ये शॉर्ट रन कंसेप्ट है, इसलिए स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है. द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस. तो वेरिएबल फैक्टर का जो यूनिट्स होता है वो होमोजीनियस होते हैं. ठीक है, और each unit is identical in quality and amount with every other unit. The law operates in short run when it is not possible to vary all other factors. तो ये सिर्फ short run concept है जहाँ पर सिर्फ एक फैक्टरी वेरिएबल होता है, बाकी सब के फैक्टर्स को वेरिएबल नहीं किया जा सकता है, चेंज नहीं हो सकता है, उसके लिए थोड़ा टाइम ज़रूरत है. ठीक है. एट थर्ड स्टेज, अगर आपको स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन नहीं आपको पता है तो रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है. तो एट थर्ड स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव. मार्जिनल प्रोडक्ट इस थर्ड स्टेज में नेगेटिव होता है एंड टोटल प्रोडक्ट फॉल्स, बट एवरेज प्रोडक्ट पॉजिटिव रहता है. ठीक है, तो उसका आंसर प्रीवियस में क्या होगा? ये ऑप्शन बी होगा. क्यों? क्योंकि देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पर नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. देखिए इनपुट रेशियो अनचेंज नहीं रहता है. फॉर एग्जांपल लेबर बाय कैपिटल रेशियो, कैपिटल फिक्स रहते हैं लेकिन लेबर चेंज होने से तो रेशियो चेंज होगा, राइट. नेक्स्ट, मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट बिकम्स नेगेटिव. आप देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन में मैंने क्या लिखा था. एट थर्ड स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, टोटल प्रोडक्ट फॉल्स, बट एवरेज प्रोडक्ट्स पॉजिटिव रहते हैं. तो यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट तो पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव तो नहीं होता है, तो ये भी गलत है. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज इज विजिबल ऑन आउटपुट. यहाँ पर पहले ही कहा है कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी गिवन एंड कॉन्स्टेंट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत निकला, तो इसलिए ऑप्शन बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ. यहां पर 4 ऑप्शंस गिवन है. देखिए इकोनॉमिक रीजन क्या होते हैं. द इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स एट अ सर्टेन कॉस्ट दैट मेक इकोनॉमिक सेंस. ठीक है. So areas outside the economic region of production means that at least one of the inputs has negative marginal productivity. This region is marked by what we call the ridge lines. ये होता है ridge lines. ठीक है. Okay. Which simply are the boundaries beyond which one of the two factors are being overused. किसी एक फैक्टर्स आइदर लेबर और कैपिटल इसको ओवरयूज किया जाता है इस रिज लाइन से बाहर. ठीक है. ओके, तो ये नॉन इकोनॉमिक रीजन होते हैं. Therefore, the outside economic region of production there is a clear inefficiency. Inefficient होते हैं, and the company would be better off using less of one of the two factors, bringing the cost down whilst maintaining equal production output. Graphically ये हम represent करते हैं. देखिए इकोनॉमिक रीजन बेसिकली देखिए जो ये तो आइसोपॉन्ट है, तो नेगेटिवली स्लोप्ड आइसोपॉन्ट रीजन को हम इंक्लूड करते हैं जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द इनपुट्स रिमेन पॉजिटिव, और इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट हैज़ अ नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और ये रिज लाइंस जो होते हैं यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होते हैं. ठीक है. तो ये है मतलब ये है जो वो मार्किंग्स जो इकोनॉमिक रीजन, ये है इको रीजन, और इकोनॉमिक रीजन और नॉन इकोनॉमिक रीजन को ये सेपरेट आउट करते हैं. ठीक है. और इसको हम रिज लाइंस कहते हैं. तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि नेगेटिवली स्लोप पोर्शन ऑफ ऑल आइसोपॉन्ड्स को इंक्लूड करते हैं. अब देखिए नेगेटिवली स्लोप्ड पोर्शन ऑफ ऑल आइसोपॉन्ड्स, बाकी सब द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ आइसोपॉन्ड तो नहीं होता है. पॉजिटिवली स्लोप्ड पोर्शन तो बिल्कुल नहीं होता है. ये डजंट मेक एनी सेंस मिडिल ऑफ ऑल आइसोपॉन्ड. ओके, तो ये आंसर होगा, क्योंकि इसके यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट नेगेटिव हो जाएगा. तो जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट नेगेटिव हो जाएगा इट डजंट मेक एनी सेंस. ओके. अच्छा, नेक्स्ट है एक सम गिवन है.
तो इस सम को मैं पढ़ लेती हूँ पहले. इन एन इकोनॉमी विद अ लीनियर होमोजीनियस Cobb-Douglas production function, the share of capital and labor in total output are respectively 40% and 60%. Share of capital और labor है 40% 60%. Capital stock and labor force are growing respectively. ये growth rate है 8 and 3% per annum. Now, if the rate of growth of output is recorded as 7% per annum, then the rate of growth of the total factor productivity क्या होगा? तो पहले यहाँ पर दे आर आस्किंग टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है. तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एक मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी है. इट इज़ अ मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी जो कि कैलकुलेटेड होता है बाय डिवाइडिंग इकोनॉमी वाई टोटल प्रोडक्शन. इकोनॉमी का टोटल प्रोडक्शन जो कि डिवाइडेड होते हैं बाय वेटेड एवरेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स दैट इज लेबर और कैपिटल. ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को मैथमेटिकली तो और क्लियर हो जाएगा. तो economy wide total factor productivity divided by the weighted average of factors of production or input that is labor or capital. तो यहाँ पर factors labor और capital है. productivity क्या है? measure of relationship between output, ठीक है, या total product and input. output Q और labor और capital का एक relationship का measure है. मतलब कैपिटल कितना प्रोडक्टिव है टू प्रोड्यूस आउटपुट. ओके, तो ये है प्रोडक्टिविटी. दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली प्राइमरी लेबर एंड कैपिटल. ओके, इट इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. ये आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होते हैं जैसे कि मैं पहले पॉइंट में कहा. वी नीड टू अंडरस्टैंड टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ in terms of real output which is in excess of the growth in inputs such as labor and capital. तो total factor productivity important है समझने के लिए क्योंकि ये growth को represent करता है. तो आप देखिए यहाँ पर इस particular slide को ध्यान से, ये development होगा. Development T is not visible. Okay, so let's get started with this. The most widely used production function is Cobb-Douglas production function. This is not clearly visible. Q is equal to A L to the power beta K to the power alpha. तो ये है Cobb-Douglas production function. यहाँ पर Q है total product, K है capital. ये जो alpha है, alpha ये है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल क्योंकि k टू द पावर अल्फा. और L जो होता है, L तो लेबर है. और यहाँ पर आप देखिए बीटा, सॉरी यहाँ पर बीटा गिवन है. आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. बीटा ये है L टू द पावर बीटा. तो ये है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर. ठीक है, तो Q है टोटल प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट ऑफ k इंटू अल्फा, k इंटू अल्फा L इंटू बीटा, इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट. ठीक है, फाइन. k इंटू अल्फा एंड L इंटू बीटा, इसको हम वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट कहते हैं. तो अगर हम रीअरेंज करें Cobb-Douglas प्रोडक्शन तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो कि A है, यहाँ पर A इंटू L टू द पावर बीटा K टू द पावर अल्फा, वो ऐसे दिखेगा. टोटल प्रोडक्ट जो कि Q है, Q total product divided by K into alpha into L into beta. ये into होगा multiplication sign. Into. Okay. So ये है total factor productivity which is represented by A. ओके, तो ये है वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट. ये डिनोमिनेटर k इंटू अल्फा इंटू एल इंटू बीटा, इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट. ठीक है, तो हियर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन लाइक ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ज्यादा होना, टोटल प्रोडक्शन Q का ज्यादा होना को रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इन एक्सेस ऑफ द इंक्रीज दैट रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन इनपुट एंड दिस रिजल्ट्स फ्रॉम इंटेंजिबल फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल चेंज, एजुकेशन,
डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो इनपुट चेंज जितना हुआ है उससे ज़्यादा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी उस इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि इनपुट चेंज से ज़्यादा हो। इनपुट मतलब लेबर एंड कैपिटल चेंज से ज़्यादा हो, और ये होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ सम इंटेंजिबल फैक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के वजह से, या एडुकेशनल क्वालिफिकेशन लेबरर्स का ज़्यादा बढ़ गया है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, तो वेराइटीज़ ऑफ टेक्निक्स वो अप्लाई कर रहे हैं, लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज हो गया है, ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वजह से प्रोडक्शन इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये है फैक्टर्स। So how to find total factor productivity increase over a period of time? तो total factor productivity increase over a period of time मतलब एक over a period of time में हम total factor productivity increase हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, it is more useful to look at productivity increase over a period of time instead of absolute value of total productivity. Absolute value से total productivity increase over a period of time अगर हम देखेंगे तो it is more useful. तो ये है formula. That is, I'm just writing it again over here. तो ये है फॉर्मूला del Q by Q, क्योंकि ये है increase in output, alpha into del K by K plus beta into del L by L plus del A by A। ठीक है, तो ऐसे इस फॉर्मूला को अप्लाई करके वील गेट del A by A। ओके, तो हमारा जो सम है वो हम ऐसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम निकालेंगे। तो देखिए ये गिवन है, शेयर ऑफ कैपिटल 40% जो कि 0.4 है, शेयर ऑफ लेबर 60% जो कि 0.6 है, ग्रोथ ऑफ कैपिटल जो कि डेल के है 8% 0.08, और ग्रोथ ऑफ लेबर डेल एल जो कि है 3% 0.03। ठीक है, आई एम सॉरी, डेल के बाई के 0.08 होगा और डेल एल बाई एल 0.03 होगा, जो कि 8% और 3% रिस्पेक्टिवली है, क्योंकि वहाँ इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कैपिटल फोर्स एंड लेबर फोर्स आर ग्रोइंग रिस्पेक्टिवली एट 8% एंड 3% पर एनम। तो हम रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये डेल के बाई के होगा। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द चेंज इन लेबर एंड कैपिटल। ओके, सिमिलरली रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट जो है दैट इज del Q by Q, वो जो 7% है, that is 0.07. So these are the information. Del K by K is equal to 0.08, del L by L 0.03, del Q by Q 0.07, okay, alphas 0.4, beta 0.6, okay, क्योंकि Cobb-Douglas production function A is equal to L to the power, sorry, K to the power alpha, sorry, it's not A, Q is equal to A into K to the power alpha, L to the power beta. Okay, so alpha 0.4, beta 0.6. So what is del A by A? That is the rate of growth of total factor productivity. तो हमने formula अभी हमने डिस्कस की है। Here is the formula. Del Q by Q into alpha del K by K plus beta del L by L plus del A by A. So let us apply that formula. So here is the solution. Del Q by Q 0.07, alpha into del K by K, beta into del L by L plus del A by A. So let us bring del A by A over here. So 0.07 minus 0.4 into 0.08 minus 0. मतलब ये हम यहाँ पर ले आ रहे हैं तो माइनस होगा, इसलिए नाउ वी सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करके हमें 0.02 मिला है, इसलिए ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर। आप खुद ट्राई कीजिए, ये एक डिफ़िकल्ट सम है, सो ट्राई इट ऑन योर ओन। आई हैव सॉल्व दिस सम। आप देखिए, और इस टाइप का और भी सम्स मैं क्विज में दूंगी, so that it will be easier for you to try these type of solutions. Okay.
नेक्स्ट हम जाते हैं इफ फॉर कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन द वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर इज -1 देन द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी। तो ये CES प्रोडक्शन फंक्शन दैट इज कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन CES इन इकोनॉमिक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सम प्रोडक्शन function and utility function. Specifically, it arises in a particular type of aggregate function which combines टू और मोर टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स। तो ये इकोनॉमिक्स का एक प्रोडक्शन फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन का एक प्रॉपर्टी है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रीगेटर मतलब टोटल एग्रीगेटर फंक्शन है जो कंबाइन करते हैं दो या दो से ज़्यादा कंजम्पशन गुड्स या दो से ज़्यादा प्रोडक्शन इनपुट इनटू एन एग्रीगेट फॉर्म या एग्रीगेट क्वांटिटी। This aggregator function exhibits constant elasticity of substitution. इसे यहाँ पर ये जो फंक्शन है यहाँ पर सिर्फ constant elasticity of substitution. Remember constant, okay, constant रहता है, कोई भी constant elasticity of substitution इसका ये एक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका नाम है constant elasticity of substitution. Okay, तो the CES production function मतलब constant elasticity of substitution is a neoclassical production function. याद रखना ये neoclassical production function है that displays constant elasticity of substitution. In other words, the production technology has a constant percentage change in factor, मतलब percentage change in factor that proportion, क्योंकि elasticity of substitution का फॉर्मूला क्या है, del K/L by K/L by del MRTS by MRTS. MRTS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का कांस्टेंट परसेंटेज चेंज ऑफ फैक्टर प्रोपोर्शन del K/L ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो कि MRTS होता है। ठीक है, फाइन। del K/L by K/L ये कांस्टेंट होता है by MRTS by MRTS। ओके, तो ये है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो परसेंटेज चेंज in the factor proportion due to percentage change in marginal rate of technical substitution. The two-factor capital and labor CS production function was introduced by Solow and later made popular by Arrow, Chenery, Minhas and Solow. ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि match the following आ सकता है। ठीक है, so these things are to be remembered. Okay, तो ये है constant elasticity of function का basic theory. कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन कुछ ऐसे दिखते हैं। Q इज इक्वल टू A ब्रैकेट L टू द पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा K टू द पावर माइनस बीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 बाय बीटा। दिस इज हाउ इट लुक्स। तो Q है टोटल प्रोडक्शन, L और K तो इनपुट्स है कैपिटल और लेबर का, और A, अल्फा, बीटा ये सब पैरामीटर्स है। A है एफिशिएंट पैरामीटर जो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, अल्फा है डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर जो कि 0 और 1 के बीच में है, और बीटा है सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर जो कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया जाता है कुछ ऐसे, दैट इज दिस वन इज द सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का नोटेशन, दैट इज 1 बाई 1 प्लस बीटा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है। तो अगर बीटा 0 हो तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 है। ठीक है, अगर बीटा -1 हो, -1 अगर हो तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। और बीटा अगर 1 है, बीटा अगर 1 है तो इलास्टिसिटी 1 बाई 1 1 होगा। ठीक है, सो दिस इज all about constant elasticity of substitution production function. तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर मतलब बीटा इज इक्वल टू -1, तो बीटा इज इक्वल टू -1 1 बाई 1 माइनस 1 0 0
इनफाइनाइट होगा 1/0. सो ये ऑप्शन है इनफाइनाइट. आई होप दिस इज क्लियर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन व्हेन द कंट्री फेसेस. तो देखिए, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन मतलब द कंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज इन बोथ नेशंस विद इंक्रीजिंग कॉस्ट इवन इन अ स्मॉल नेशन विद ट्रेड. देखिए, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होते हैं. द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी, आप जानते हैं अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या है. तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अगर आप नहीं जानते हो तो रेफर टू माय प्रीवियस वीडियोस. ओके. तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्टेट करता है कि व्हेन अ कंपनी कंटिन्यूज रेजिंग प्रोडक्शन इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेस. वो प्रोडक्शन जब बढ़ाते हैं तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्रीज होता है. लाइक स्पेसिफिकली इफ इट रेजेस प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन अगर वो इंक्रीज करता है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ मेकिंग द नेक्स्ट rises. This occurs because the producer reallocates resources to make that product. However, using the resources for the original good was more profitable for the company. The more you move resources from A to B, the greater losses in A become compared to the gains in B. तो देखिए, दोनों प्रोडक्शन हो रहा है A और B, ठीक है. तो आप B का प्रोडक्शन एक यूनिट बढ़ाना चाहते हो तो बी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो आपको थोड़ा सा ए से रिसोर्सेज शिफ्ट करना होगा टुवर्ड्स बी. ठीक है. तो जब आप एक यूनिट बढ़ाते जाते हो बी फर्म में, प्रोडक्शन ऑफ बी अगर आप बढ़ाते जाते हो तो आपको ए से रिसोर्स शिफ्ट करना पड़ेगा. तो जब आप ए से रिसोर्सेस को शिफ्ट करवा रहे हो तो क्या है कि ए में लॉस हो रहा है, ए का प्रोडक्शन आप डिक्रीज करवा रहे हो, राइट. तो ये लॉस जब ज़्यादा हो जाते हैं, दैट इज द मोर यू मूव फ्रॉम रिसोर्सेज फ्रॉम ए टू बी, द लॉसेज इन ए बिकम compared to the greater the losses in A become. A का लॉस ग्रेटर हो जाते हैं. The greater the losses in A become compared to gain in B. तो B में जो गेन हो रहा है उससे ज़्यादा लॉस हो रहा है A में. लॉस इन A का जो लॉस है वो B के गेन से ज़्यादा हो रहा है. तो इसको हम इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है. अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा बी का तो आपको रिसोर्सेज शिफ्ट करना होगा फ्रॉम ए टू बी. लेकिन ए का जो लॉस हो रहा है ड्यू टू दिस रिसोर्स शिफ्ट, तो क्या हो रहा है, ये लॉस इन ए इज ग्रेटर दैन गेन इन बी. So the law of increasing opportunity cost states that when the continues raising production, its opportunity cost increases. That is, if it raises production of one product, for example B यहाँ पर है वो one product, the opportunity cost of making the next unit rises. तो एक यूनिट करके जब वो प्रोडक्शन इंक्रीज करवा रहे हैं तो उसका कॉस्ट बढ़ रहा है. दिस ऑकर्स बिकॉज द प्रोड्यूसर्स रीएलोकेट रिसोर्सेज टू मेक द प्रोडक्ट. ए का जो रिसोर्सेज है वो बी पे शिफ्ट करवा रहे हैं, रीएलोकेट रिसोर्सेज टू मेक द प्रोडक्ट. हाउएवर यूजिंग दोज रिसोर्सेज फॉर द ओरिजिनल गुड वाज मोर प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी. तो अगर ए में ही रहता था वो रिसोर्सेज तो ए का प्रॉफिटेबल होता था कंपनी का. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ए को बी से शिफ्ट करवा रहा है क्योंकि बी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना होगा. तो लॉस इन ए जो हो रहा है वो ज़्यादा है गेन इन बी. ठीक है. तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही एक सिचुएशन है जहाँ पर ये कंटिन्यूड प्रोडक्शन होता है दोनों कमोडिटी का विथ इंक्रीजिंग कॉस्ट इवन इन अ स्मॉल नेशन विथ ट्रेड. तो इसका आंसर सी होगा, increasing opportunity cost, क्योंकि incomplete specialization is associated with increasing opportunity cost. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिगिंस टू ऑपरेट. ये आप जानते ही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट करते हैं जब मार्जिनल प्रोडक्ट बिगिंस टू फॉल. आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस इन द प्रीवियस क्विज सेशंस. And the last question also is something which you can do and you should be able to answer. ये match the following है. तो देखिए इसका आंसर क्या होगा. इलास्टिसिटी
elasticity of substitution. Elasticity of substitution 1 होगा, ठीक है. Sorry, I'm sorry. The first is a plus b is equal to 1. तो ये a plus b is equal to 1, यहाँ पर देखिए a plus b is equal to जब ग्रेटर a plus b जब ग्रेटर देन 1 होता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. ओके, लेस देन 1 जब होता है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. तो जब इक्वल टू 1 होता है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा, ठीक है. इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन तो 1 होगा. लेबर इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट अल्फा होगा. लेबर इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट और कैपिटल इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट बीटा होगा. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. ओके, सो ये अगर आप आंसर नहीं कर पाते हो तो रेफर टू माई प्रीवियस वीडियोज एंड दिस वीडियोज, देन इट विल बी मोर क्लियर. ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर फॉर यू ऑल. Thank you for watching. Keep learning. Share the video if you like it. Okay, and stay safe, stay at home, and keep studying. All the best.